जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए नई सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है टिहरी रियासत, जिसे हमने पिछली कक्षा में कंप्लीट कर लिया है। और आज अब हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है कुमाऊं में कुमाऊं कमिश्नर। तो ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा-सा पहले रिकॉल करते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड में यहाँ पे कौन-कौन सी वहाँ पे राजनीतिक उस टाइम की स्थिति थी। तो यहाँ पे राजनीतिक स्थिति कुछ इस प्रकार से, ये हमारा उत्तराखंड का भूभाग है। और यहाँ पे हमने कहा था कि 1815 में 1814 से लेकर 1816 में मैंने कहा था कि यहाँ पे आंग्ल-गोरखा युद्ध चलता है, ठीक है? इस बीच में यहाँ पे आंग्ल और गोरखा गोरखा वॉर चलता है, ठीक है? इन दोनों यहाँ पे संघर्ष चलता है गोरखा और अंग्रेज़ों के बीच। किस प्रकार से क्यों चला था, कैसे चला था, वो हमने पिछली कक्षाओं में यहाँ पे पूरा पढ़ लिया है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे अंग्रेज़ लोग यहाँ पे मैंने कहा था कि 1815 में श्रीनगर में वहाँ के राजा सुदर्शन शाह के बीच एक संधि करते हैं, जिसमें से वो कहते हैं कि जो अलकनंदा नदी है, उस अलकनंदा नदी को ये सीमा बना देते हैं। और उसके पश्चिमी ओर को तुम्हारे पास कौन से देते हैं? टिहरी रियासत के देते हैं, टिहरी रियासत देते हैं। और पूर्व वाले क्षेत्र को आपके यहाँ पे ब्रिटिश शासन कौन देते हैं? बचा हुआ जितना भी क्षेत्र है, क्योंकि वो वहाँ पे इस आंग्ल गोरखा युद्ध में टिहरी के जो तुम्हारे पास राजा थे, यहाँ पे गढ़वाल के राजा थे, वो इनकी भरपाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको अपने ही इस छोटे से क्षेत्र में यहाँ पे सीमित रहना पड़ता है। और जो हमारा पौड़ी और चंबोली वाला क्षेत्र था, देहरादून वाला क्षेत्र था, वो भी तुम्हारे पास ब्रिटिश सरकार के पास में आ जाता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे राजनीतिक यहाँ पे जब वो यहाँ पे बाउंड्री बनाते हैं, तो वो किसको बनाते हैं? अलकनंदा नदी को बनाते हैं। और यहाँ पे टिहरी में तुम्हारे पास मैंने कहा था कि यहाँ पे राजा हुआ थे, सुदर्शन शाह हो गया, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। हमने कल लास्ट क्लास में यहाँ पे पूरा पढ़ लिया था कि किस प्रकार से यहाँ पे इस टिहरी रियासत का हमारे भारत संघ में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, ठीक है? इसको हमने पूरा पढ़ लिया है। और उसके समकक्ष यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे ब्रिटिश शासन को पढ़ना है हमको कुमाऊँ में। और उस ब्रिटिश शासन को यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो इस अब देखो उस टाइम पे 2 प्रकार के क्षेत्र है, ठीक है? इस जो तुम्हारे पास ये वाला क्षेत्र है, उसे हम कहते हैं गैर विनियमित क्षेत्र। क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखना है, ठीक है? एक होती है आपका, अब देखो इसे हम कहते हैं गैर विनियमित, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? गैर विनियमित क्षेत्र, जिसे हम नॉन रेगुलेटिंग एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन रेगुलेटिंग एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। एरिया मतलब क्षेत्र। तो वो क्षेत्र है जहाँ पे देखो रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब नियम कानून, ठीक है? नॉर्मल नहीं, जहाँ पे वो क्षेत्र जहाँ पे ब्रिटिश सरकार के नियम कानून नहीं चलते हैं, उसे हम कहते हैं गैर विनियमित क्षेत्र। अब क्योंकि आप लोग अभी भी देखते होंगे ना, जैसे कई जैसे मतलब कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि तुम्हारे पास किसी इंटरनेशनल बाउंड्री या विवादित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि डायरेक्ट तुम्हारे पास केंद्र सरकार का तुम्हारे पास क्या होता है? शासन होता है, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक है? जो हमारी भूमि से कुछ ना कुछ विवादित होता है। अब जैसे उस टाइम पे आपको पता है कि यहाँ पे नेपाल है, क्या है? नेपाल। नेपाल के साथ हमेशा गोरखाओं मतलब कि जो अंग्रेज ब्रिटिश थे उनके बीच, उनके साथ हमेशा तुम्हारे पास क्या चलता है? यहाँ पे संघर्ष चलते रहता है, ठीक है? तो उन्हीं के डर से इन्होंने यहाँ पे, अब देखो अगर यहाँ पे राजा, यहाँ के जो तुम्हारे लोग होंगे क्या होंगे? यहाँ की तुम्हारा जनता होगी, तो उनको खुश करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक ही प्रशासक को, किसको? एक प्रशासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था, जो कि इस पूरे के जितना पूरा क्षेत्र है, कमिश्नरी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का पूरा रूल रेगुलेशन वो खुद तय करता था। जितने भी वहाँ पर शासन चलेगा, किस नियम से चलेंगे, क्या-क्या होगा, क्या नियम चलेंगे, वो वहाँ का जो तुम्हारा प्रशासक था, वो उसको तय करता था। बल्कि जो अब देखो पूरे भारत को तुम्हारे पास कंट्रोल तुम्हारे पास कौन करता है? गवर्नर जनरल कौन करता है? गवर्नर जनरल, ठीक है? इसको आपको याद रखना है कि उस टाइम तुम्हारा कौन थे यहाँ पे? गवर्नर जनरल। पहले आपको पता है कि भारत बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर लास्ट में वायसरॉय। तो इसमें 1891 तक तुम्हारे पास यहाँ पे नॉन रेगुलेटिंग एरिया घोषित किया जाता है। किसको? इस इस ब्रिटिश कुमाऊं को। क्यों किया जाता है वो आपने समझ लिया, क्योंकि यहाँ पे एक विभाजित क्षेत्र है। यहाँ के लोगों के प्रशासन में सुधार लाने के लिए एक व्यक्ति को पूरा का पूरा जिम्मेदारी यहाँ पे सौंप दी जाती है। मतलब कि जो गवर्नर जनरल की यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जो कार्यकारी परिषद होगी, उसके द्वारा बनाए गए कानून हमारे इस कुमाऊं वाले क्षेत्र में अप्लाई नहीं होंगे। उससे हम कहते हैं गैर विनियमित क्षेत्र। मतलब कि यहाँ पे एक ही प्रशासक यहाँ पे पूरा शासन प्रशासन देखेगा, और उसे हम कहते हैं गवर्नर। क्या कहते हैं? गवर्नर, या उसे हम आयुक्त कहते हैं। ये कहते हैं
आयुक्त कहते हैं। ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है? तो अब हमें देखना है कि हमारे इस ब्रिटिश कुमाऊँ में कौन-कौन से यहाँ पे आयुक्त आते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे शासन-प्रशासन करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर, उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर। इसमें थोड़े-से पॉइंट लिखने की जो 1815 की संधि हुई थी, उसके तहत मतलब कि आधे क्षेत्र में सुदर्शन शाह को या वहाँ के राजा को सीमित रहना पड़ा एक निश्चित एरिया में और उसके बाद यहाँ पे गैर विनियमित क्षेत्र यहाँ पे घोषित किया जाता है और इस क्षेत्र में शासन करने वाले प्रशासक को हम ब्रिटिश कमिश्नर कहते हैं और जिसे हम कुमाऊँ कमिश्नर भी कहते हैं। अब यही हमको पढ़ना है कि यहाँ पे कुमाऊँ कमिश्नर मतलब कि पूरा का पूरा कुमाऊँ और यहाँ पे गढ़वाल वाला क्षेत्र, पौड़ी और चमोली तुम्हारे पास किसमें आएगा? ब्रिटिश मतलब कुमाऊँ कमिश्नरी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पहले कमिश्नर चुन के आते हैं उसे वो थे तुम्हारे पास एडवर्ड गार्नर कौन थे? एडवर्ड गार्नर थे जो कि तुम्हारे पास 3 मई कितने से? 3 मई 1815 से लेकर दिसंबर 1816 तो यहाँ पे प्रशासन का काम करते हैं। तो सबसे पहले ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम पे इतने ऐसी स्थिति बन गई थी, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा था कि 23 अप्रैल को कितने को? 23 अप्रैल 1815 को मैंने कहा था कि यहाँ पे लाल मंडी किले में गोरखा लोग यहाँ पे हार जाते हैं और मैंने कहा था कि 27 अप्रैल को यहाँ पे जो तुम्हारे पास यहाँ के शासक थे गार्नर और इनके बीच एक संधि होती है जिसके कारण यहाँ पे गार्नर जो तुम्हारे पास गोरखा लोग थे उनको अपने नेपाल चले जाना पड़ता है और यहाँ पे तुम्हारे पास उस टाइम पे शासन करते पहले तुम्हारे पास कौन थे? एडवर्ड गार्नर थे और वो तुम्हारे पास 1 साल यहाँ पे क्या करते हैं? शासन करते हैं, ठीक है? और अब देखो उसके बाद क्या सबसे पहले देखो कि यहाँ पे क्या काम करेंगे? कुछ ना कुछ यहाँ पे सुधारवादी काम क्या करेंगे? सुधारवादी काम करेंगे क्योंकि यहाँ की तुम्हारे पास जनता सबसे पहले देखो कभी भी किसी भी क्षेत्र में आपको शासन करना है, अधिक समय तक वहाँ पे शासन करना है, तो सबसे पहले मैं चाहे वो तुम्हारे पास चाहे तुम्हारे पास वो राजा है, चाहे ब्रिटिश शासन है, सबसे पहले जनता का तुम्हारे पास क्या जीतना पड़ता है? विश्वास, क्या करना पड़ता है? तो मतलब कि उस टाइम पे जो वहाँ पे कुरीवाज़ होंगे, कुरीतियाँ होंगी, कुरीतियाँ होगी, ठीक है? आडंबर होगा, रूढ़िवाद होगा, उसको सबसे पहले जो तुम्हारे पास ये गवर्नर आते हैं, वहाँ पे सुधारवादी नियमों को लागू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि जो एडवर्ड गार्नर था, पेपर में यही आता है कि सबसे पहले कि बाल विक्रय प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो एडवर्ड गार्नर ने लगाई थी, जो कि तुम्हारे पास पहले कुमाऊँ कमिश्नर थे। फिर उसने सबसे पहले यहाँ अब देखो सबसे पहले क्या था तुम्हारा भूमि बंदोबस्त, क्या होता है? सबसे पहले क्योंकि उस टाइम पे सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए अब देखो यहाँ से कोई फंडिंग होगा नहीं क्योंकि यहीं पे इस कमिश्नर को यहाँ पे क्या करना है रूल रेगुलेशन करना है जो भी होगा जितना भी पैसा होगा यहीं से आएगा ठीक है तो इसलिए सबसे पहले उस टाइम पे राजस्व का तुम्हारे पास मैं पहले भी कह चुका हूँ कि राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत हमारे पूरे उत्तराखंड में क्या है एक भूमि है क्या है भूमि है जहां से हमें क्या मिलता है राजस्व मिलता है तो सबसे पहले क्या करेगा तुम्हारे पास यहाँ पे भूमि बंदोबस्त करता है और इस भूमि बंदोबस्त के तहत यहाँ पे प्रशासक के तौर पर हमारे कहाँ पे हमारे इस कुमाऊं वाले क्षेत्र को तहसीलों में विभक्त करते हैं और मैंने कहा था कि यहाँ पे दो चीजें थी एक तुम्हारे पास कुमाऊं क्या है कुमाऊं और एक तुम्हारे पास है गढ़वाल क्या है गढ़वाल क्योंकि दोनों के दोनों तुम्हारे पास प्रशासन तुम्हारे पास कौन करता है कुमाऊं कमिश्नर अब बशर्ते यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर क्योंकि थोड़ा सा जो उस टाइम पे जो इस पूरे कुमाऊं कमिश्नर का कार्यालय था क्या था कार्यालय 1855 तक जो तुम्हारे पास कार्यालय था उस टाइम का हमारे पूरे के पूरे कुमाऊं कमिश्नरी का वो तुम्हारे पास कहाँ था अल्मोड़ा कहाँ था अल्मोड़ा क्योंकि पहले से भी राजधानी तुम्हारे पास कहाँ थी लाल मंडी कहाँ है अल्मोड़ा में ठीक है इस चीज को आप रखना है तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल में तुम्हारे पास इनको तहसीलों में विभक्त किया था और कुमाऊं में हमारे पास कितने तहसीलें थी 7 तहसीलें थी कितने तहसीलें थी 7 तहसीलें थी और गढ़वाल में हमारे पास कितने तहसीलें थी 2 तहसीलें ठीक है अगर कभी परीक्षा में पूछता है कि एडवर्ड गार्नर के समय पे कितने तहसीलें हुआ करती कुमाऊं में तो 7 और गढ़वाल में 2 तहसीलें थी ठीक है इसने सबसे पहले यहाँ पे डाक सेवा की कर दी शुरुआत की ठीक है आज लोग तो आपको पता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि जैसे आपको कोई चीज क्या करना है सूचना को अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो हम किसे यूज करते हैं मेल का किसे यूज करते हैं आजकल तो हम लोग तो मेल करते हैं ठीक है तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं गाड़ी यहाँ पे सड़क का उस टाइम पे निर्माण था नहीं गाड़ी घोड़े थे नहीं ठीक है तो इसलिए यहाँ पे किसकी व्यवस्था करते हैं डाक सेवा की शुरुआत होती है वो तुम्हारे पास कब से होती है 1815 से होती है ठीक है सबसे पहले अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारे पास कहाँ से होती है श्रीनगर से किसके बीच होती है श्रीनगर से अल्मोड़ा के बीच में श्रीनगर से अल्मोड़ा के बीच में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डाक सेवा का प्रारंभ होता है वो तुम्हारे पास किसके समय में होता है एडवर्ड गार्नर के समय में होता है और ये तुम्हारे पास कौन करते हैं विलियम टेल कौन करते हैं
यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? यहाँ पे 2 के 2 क्योंकि उस टाइम पे जब यहाँ पे एडवर्ड गार्डनर यहाँ पे कमिश्नर थे, उस टाइम इनके जो तुम्हारे पास असिस्टेंट थे, क्या थे? असिस्टेंट मतलब सहायक, उनकी सहायता करने के लिए यहाँ पे जो तुम्हारे पास सहायक कमिश्नर थे, कौन थे? वो तुम्हारे पास थे विलियम ट्रेल, कौन थे? विलियम ट्रेल थे। मतलब जब कभी ये यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे तो इनकी गैरहाज़िरी में इस पूरे जो शासन करेगा वो तुम्हारे पास कौन है? ट्रेल है, ठीक है? तो जो भी भूमि बंदोबस्त करा, जो भी करा वो तुम्हारे पास कौन करते हैं यहाँ पे? ट्रेल करता है, ठीक है? तो इसी ट्रेल के द्वारा इसके समय काल में यहाँ पे श्रीनगर से अल्मोड़ा 1815 में यहाँ पे क्या होती है? डाक सेवा की शुरुआत होती है। पेपर 2 तरीके से पूछेगा, अगर पूछे कि डाक सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है तो ट्रेल के द्वारा की जाती है और किसके शासन में की जाती है तो एडवर्ड गार्नर के शासनकाल में की जाती है, ठीक है? क्योंकि 1815 है, तो 1815 आपको पता है कि 1816 तुम्हारे पास कौन है यहाँ पे? एडवर्ड गार्नर। तो ऑब्वियसली कमिश्नर कौन था उस टाइम पे? गार्नर था, ठीक है? तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे गार्नर से क्योंकि उसके बाद देखो मैंने कहा था कि 2 दिसंबर को कितने को? 2 दिसंबर 1815 को कितने को? 1815 और ये आ रहा है ना कि 4 मार्च 1816 4 मार्च 1816 में। तो मार्च 1816 में आपको पता है कि सिगोली की संधि कौन सी संधि? सिगोली की संधि मैंने कहा बिहार में एक सिगोली पड़ता है, उस सिगोली की संधि में मैंने कहा था कि जो तुम्हारे पास नेपाल शासक है, नेपाल शासक और यहाँ पे अंग्रेजों के बीच तुम्हारे पास क्या होती है? एक संधि होती है। उसके बाद जो तुम्हारे पास नेपाल है, नेपाल में भी अंग्रेजों का एक एजेंट होता है, क्या होता है? एक राजनैतिक एजेंट होता है। राजनीतिक एजेंट मतलब वहाँ पे जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही है, ठीक है? तो उस चीज़ को देखने के लिए तुम्हारे पास जो गार्नर थे, कौन थे? गार्नर थे, उसको नेपाल का एक राजनीतिक एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब अब हमारे कुमाऊँ में तुम्हारे पास कमिश्नर की गद्दी क्या हो गई? खाली हो गई। तो इसीलिए अब ये विलियम ट्रेल को ही जो तुम्हारे पास इससे पहले सहायक कमिश्नर थे, उसको क्या बनाते हैं यहाँ पे? दूसरा कुमाऊँ कमिश्नर बनाते हैं। तो दूसरा लिखो यहाँ पे जॉर्ज विलियम ट्रेल, क्या लिखो? हाँ, जो तुम्हारे पास सेकंड बन के आते हैं, वो तुम्हारे पास जॉर्ज विलियम ट्रेल थे। क्लियर हो गया। अभी क्या-क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी आएगा सबसे पहले क्या करें तुम्हारे पास? भूमि बंदोबस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विलियम ट्रेल। क्योंकि विलियम ट्रेल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनको कुमाऊँ कमिश्नरी का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्या मानते हैं? कुमाऊँ कमिश्नरी का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं हम? विलियम ट्रेल को। इसमें सबसे पहले पॉइंट लिख दो कुमाऊँ जो तुम्हारे पास विलियम ट्रेल है, इन्हें कुमाऊँ कमिश्नरी का वास्तविक क्या मानते हैं? वास्तविक संस्थापक। ठीक है? मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट अब देखो क्योंकि 1 साल था रहा वो तुम्हारे पास कौन एडवर्ड गार्नर, ठीक है? क्योंकि पूर्ण रूप से 1816 में संधि हुई थी सिगोली की, तो उस टाइम पे उतना ज़्यादा इसने कुछ किया नहीं मतलब कि वहाँ पे जितने प्रशासनिक सुधार किए थे, पूर्ण रूप से तुम्हारे पास वो तुम्हारे पास किसने किए थे? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किए थे, जो कि 1816 में यहाँ पे क्या बनते हैं? वो कमिश्नर बनते हैं और 1835 तक यहाँ पे कमिश्नर रहते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? ट्रेल को कुमाऊँ कमिश्नर का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो सबसे पहले जब देखो भूमि बंदोबस्त मतलब कि यहाँ पे प्रशासनिक इकाइयों में इनको बाँटना, ठीक है? तो जैसे ही हमारा ये है हमारे पास सपोज़ हमारे पास कुमाऊँ कमिश्नर है, कुमाऊँ कमिश्नर, ठीक है? टिहरी हमने पढ़ लिया, टिहरी अलग चला, ठीक है? तो कुमाऊँ कमिश्नर में कहा कि यहाँ पे 2 हैं, क्या करें? 2 प्रशासक काम करें यहाँ पे, एक कुमाऊँ और एक गढ़वाल, एक गढ़वाल, ठीक है? अब ये एक ही साथ है, ठीक है? अब ये गढ़वाल जिला और ये कुमाऊँ जिला अलग नहीं बना, ठीक है? वो हम आगे पढ़ेंगे कब बनते हैं। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे क्या करा कि इनको हमारे इस पूरे के पूरे क्षेत्र को तुम्हारे पास किसमें बाँटा? परगने और पट्टी में, किसमें बाँटा? परगने और पट्टी में। जैसे आज भी आप लोग देख होंगे जो हमारे स्टेट है, हमारे स्टेट तुम्हारे पास पहले किसमें बाँटा है? मंडलों में, किसमें बाँटा है? मंडलों में बाँटा है, जिसको 2 मंडल हमारे पास, एक कुमाऊँ और एक गढ़वाल, ठीक है? एक में 7 जिले हैं, एक में तुम्हारे पास 6 जिले हैं और उसके बाद तुम्हारा मंडल किसमें बाँटा है तुम्हारे पास? जिलों में, किसमें? जिलों में। जिले में तुम्हारा किसमें बाँटा है? तहसीलों में, किसमें बाँटा है? तहसीलों में। अब ये भी तुम्हारे पास उप तहसील है, किसमें? तब आप पढ़ देंगे यहाँ पे डीएम, एसडीएम, एडीएम, ठीक है? तहसीलदार हो गया, कानूनगो हो गया, पटवारी हो गया। तो ये उस टाइम पे ट्रेल ने भी हमारे इस क्षेत्र को प्रशासनिक तौर पर किसमें बाँटा था हमारे पास? परगने और पट्टियों में बाँटा था। मतलब कि बहुत सारे गाँव मिलकर एक पट्टी का निर्माण करते हैं और एक पट्टी बहुत सारी पट्टियाँ मिलकर के परगने का निर्माण करती है। तो इसने सबसे पहले हमारे कुमाऊँ को मैंने कहा था कि यहाँ पे एक कुमाऊँ था, एक तुम्हारे पास क्या था? गढ़वाल था। कुमाऊँ को इसने 19 परगनों में कितने में? 19 परगनों में बाँटा था और 125 परगनों में बाँटा था, ठीक है? ये पहले भी एग्ज़ाम में पूछ रखा कहीं पे, ठीक है? और गढ़वाल को 11 परगनों में और पट्टियों को कितने पट्टियों में? 86 पट्टियों में बाँटा गया था और टिहरी रियासत को उस टाइम पे 11 परगनों में और 80 पट्टियों में बाँटा हुआ था। तो विलियम ट्रेल ने अपने इस कमिश्नरी एरिया को इतने परगनों और पट्टियों में
बाँटा हुआ करता है, इसको हम देंगे 19, 125, 11, 86, 11, 80 ठीक हो गया। अब यहाँ पे दूसरा काम क्या रहेगा, अब देखो मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारा ये टिहरी वाला क्षेत्र है, ये तुम्हारे पास कैसा क्षेत्र है? नॉन रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? नॉन रेगुलेटिंग एरिया, नॉन रेगुलेटिंग एरिया। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी कानून क्या बनेंगे? जो भी कानून, नियम कानून बनेंगे, वो तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास पूरे भारत के तुम्हारे पास क्या थे वहाँ पे जनरल गवर्नर थे, उनके द्वारा नहीं बनाए जाएँगे। यहाँ पे जो कमिश्नर नियुक्त है, वही यहाँ पे सारे क्या बनाएँगे? जितने भी कानून नियम बनेंगे, वो यहाँ पे कमिश्नर के हिसाब से बनेंगे, ठीक है? जैसे आप लोग कई क्षेत्र दूँगा जैसे कई जैसे आप लोगों को बता देते हैं कि कहीं तुम्हारे पास पूरा सैन्य का अधिकार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? छावनी परिषद क्या कहते हैं? छावनी परिषद मतलब कि वहाँ पे पूरा का प्रशासन तुम्हारे पास कौन देखता है? सेना देती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पूरा शासन जितने भी नियम बनेंगे तुम्हारे पास कौन बनाएगा? कमिश्नर बनाएगा। इसलिए यहाँ पे जितने भी तुम्हारे पास न्याय हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? न्याय हो रहे हैं। तो जैसे आज की डेट में अगर कोई हमको न्याय कराना है, कोई किसी ने अपराध कर दिया, तो उसे किस प्रकार से उसको किसका दंड मिलेगा, किस अपराध के लिए कौन-सा दंड मिलेगा, उसके लिए हमारे क्या है? आईपीसी क्या है? इंडियन पीनल कोड है। और किसके हिसाब से मिलेगा उसको पकड़ने का, उसका वो करने का, वो तुम्हारे पास किसमें? सीआरपीसी में किसमें? सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ठीक है? तो उस टाइम पे कुमाऊँ में ऐसा कुछ था नहीं, जितने भी तुम्हारे पास न्याय करने हैं, वो पूरी की पावर तुम्हारे पास किसके पास थी? कमिश्नर के पास हुआ करती थी। इसीलिए अब देखो कोई कोर्ट नहीं, कोई क्या नहीं है? कोर्ट नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई क्या नहीं है? वकील नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर हम कोई क्राइम करते हैं, तो हम हमको कहाँ ले जाएगा पहले? मजिस्ट्रेट के पास, कहाँ पे? वहाँ तुम्हारे पास कौन होंगे? अपने रखने के लिए, अपने बचाव के लिए हम क्या रख सकते हैं वहाँ पे? वकील रख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे देखो, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, इसमें क्या है कि देखो, हमारे पास सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है सपोज़ दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? सबसे छोटे स्तर पे तुम्हारे पास क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सपोज़ दैट अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम सहमत नहीं है, हमें यहाँ पे न्याय नहीं मिलता है, न्यायपूर्ण हमारे साथ यहाँ पे न्याय नहीं किया जाता है, तो हम अपनी अपील किससे करते हैं तुम्हारे पास? हाई कोर्ट से किससे करते हैं? और अगर हमको हाई कोर्ट से भी यहाँ पे हम यहाँ पे सहमत नहीं है, तो हम कहाँ पे अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन यहाँ पे तो ना तो कोई वकील है, ना कोई क्या है? कोर्ट है, ना तो कोई कोर्ट है क्योंकि पूरा का पूरा तुम्हारे पास कौन देख रहा है यहाँ पे कानून व्यवस्था? कमिश्नर कह रहा है कि भाई जो मैं बोलूँगा, वही होगा। तो इसलिए इसके शासनकाल को हम क्या कहते हैं? ना वकील क्या कहते हैं? कोई वकील नहीं, ना तो अपील मतलब दूसरे वाले कोर्ट से क्या करना? अपील करना और ना तो यहाँ पे दलील मतलब कि हम अपने कोई एविडेंस रख सकते हैं। ना दलील वाला शासन हम किसे कहते हैं? विलियम टेल को कहते हैं। हिंदू धर्म के प्रचार-प्रसार का आरोप लगा था, किस पे? विलियम टेल पे। अगर आगे वह कौन-सा कमिश्नर था जिस पे हिंदू धर्म के प्रचार-प्रसार का आरोप लगा था? क्योंकि ये तुम्हारा क्या था? ईसाई क्या था? ईसाई धर्म के लोग थे ये लोग, आप लोगों को पता है और लेकिन इसने यहाँ पे हमारे पास बद्रीनाथ कौन-सा? बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, यहाँ पे इसने सड़कों का निर्माण किया था, ठीक है? तो लोगों ने सोचा यार कि मतलब कि इनके धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पे निर्माण करा तो तुम्हारे पास क्या होगा ये? हिंदू धर्म से रिलेटेड होगा, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं था। अब देखो ये प्रशासनिक काम और क्या-क्या करेंगे? सबसे पहले इसने क्या करा यहाँ पे? न्याय व्यवस्था, ठीक है? लेकिन इसने यहाँ पे 2-3 चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है। जो हमारे अब देखो, हमारे इससे पहले तुम्हारे पास यहाँ पे कौन थे? गोरखा कौन थे? गोरखा। उसके बाद तुम्हारे पे आया कौन थे? चंद कौन थे? गढ़वाल में पंवार कौन थे? तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे क्या है तुम्हारे पास, जैसे गोरखाओं के टाइम पे सबसे गंदी कुप्रथा क्या थी तुम्हारे पास? दीप प्रथा क्या थी? न्याय करने की तुम्हारे पास कौन-सी प्रथा थी? दीप प्रथा। तो इसने दीप प्रथा को तुम्हारे पास क्या किया? अंत किया। इससे पहले आपने देखा होगा एक जार प्रथा, क्या थी? जार प्रथा जिसे हम टिकुआ भी कहते हैं, क्या कहते हैं? टिकुआ प्रथा कि मतलब कि अपने पत्नी के प्रेमी को क्या कर सकता है वो? मार सकता है। तो मतलब कि उस टाइम की ये प्रथाएँ थी, ठीक है? न्याय करने की प्रथाएँ थी, तो इस चीज़ पर लोग क्या करते कोर्ट करते, ठीक है? सपोज़ दैट जैसे 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ये पति है ये पत्नी है। इसकी पत्नी का कोई मतलब कि प्रेमी है, वो है सी क्या है? तो इसका मतलब कि इसका पति इस सी को क्या कर सकता है? मार सकता है। तब मतलब अब उसको ट्रिलियन दिखा रहे कि तूने इस पे किस बेस पे मार दिया? तो उसने बोला कि भाई हमारा ये प्रथा चली आ रही है कि हमारे पूर्वजों ने भी यही काम किया कि जो हमारी पत्नी का कोई अगर ऐसा मिलता है, तो उसकी हम हत्या कर सकते हैं, उसके लिए हमको कोई भी दंड नहीं मिलेगा। तो उसने इन कुप्रथाओं को यहाँ पे तुम्हारे पास से क्या अंत किया। किसने? विलियम टेल ने। और सबसे पहले और क्या किया? अब देखो यहाँ पे क्राइम बढ़ गया। अगर आप लोगों को पता है कि क्राइम तो कोई भी क्षेत्र ऐसे नहीं जहाँ पे क्राइम नहीं बढ़ता है। चाहे तुम्हारे पास दीवानी है, चाहे फौजदारी है, हमेशा क्राइम होता ही होता है। तो जितने भी अपराधी थे उनको डालने के लिए उसने सबसे पहले 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी। कितने में? 1816 में और 1821 में पौड़ी में जेल की स्थापना की थी। ठीक हो गया। 1819 में इसने पटवारियों के पद क्या किए थे? सृजित किए। सबसे पहले उत्तराखंड में पटवारियों के पद किसने सृजित किए थे? तो विलियम टेल ने, क्योंकि यहाँ पे परगना पट्टे बन चुके हैं और इनमें राजस्व इकट्ठा करने के लिए तुम्हारे पास कौन थे?
पटवारियों के पद इसने सृजित किए। देखो अभी ये राजस्व पुलिस नहीं है, ठीक है? अभी ये सिर्फ़ तुम्हारे पास राजस्व इकट्ठा करने का काम तुम्हारे पास कौन कर रहा है? पटवारी कौन कर रहा है? पटवारी। अभी पटवारियों को पुलिस की पावर नहीं दी गई है, वो दी जाती है तुम्हारे पास 1874 में। 1874 में यहाँ पे हेनरी रैमजे के द्वारा कुमाऊँ कमिश्नरी के अंतर्गत यहाँ पे पटवारी पुलिस पटवारी या राजस्व पुलिस या किसी भी राजस्व पुलिस की स्थापना की जाती है, ठीक है? उस टाइम पे सिर्फ यहाँ पे पटवारी के पद सृजित किए गए थे और तुम्हारे पास किस द्वारा किए गए थे? विलियम टेल के द्वारा। अब देखो यहाँ पे लोग क्या करने लगे? शराब पीने लगे। फिर क्या पीने लगे? कोई शराब की तस्करी कर रहा है, ठीक है? कोई शराब पी के कोई टैक्स नहीं दे रहा, तो उससे क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी कानून व्यवस्था क्या हो रही है? वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हो रही थी, इसलिए उसने यहाँ पे आबकारी विभाग की क्या करी यहाँ पे स्थापना करी, ठीक है? कोई यहाँ पे अवैध शराब तो नहीं बेच रहा है, कोई ऐसा कुछ काम तो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे आबकारी विभाग की स्थापना की थी 1822 में और 1822 में ही इन्होंने खच्चर सेना की स्थापना की थी, क्योंकि पहले से आप लोगों ने एक सुना होगा तुम्हारे पास बेगारी, कौन-सी? हाँ, बेगारी प्रथा, ठीक है? ये तो एक कुप्रथा है, तो टिहरी में इसके लिए तुम्हारे पास मैंने कहा था कि क्या कर वहाँ पे दंडक भी चलाए जाते हैं, ठीक है? तो ये एक प्रकार अभी तो कुली बेगारी पूर्ण से खत्म नहीं होगी, लेकिन इसके बचने के लिए इन्होंने यहाँ पे खच्चर सेना का क्या करा यहाँ पे निर्माण किया था। किसने? विलियम टेल ने। 1824 में इसने दास-दासी बेचने पर तुम्हारे पास क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। मैं कह रहा हूँ कि इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं, क्योंकि ये पुरानी चली आ रही कुप्रथाओं को यहाँ पे पूर्ण रूप से तुम्हारे पास क्या करेगा यहाँ पे रोक लगा देगा। दास-दासी बेचने पर इसने रोक लगाई थी और सबसे इम्पोर्टेंट इसने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया। सबसे इम्पोर्टेंट हिंदू धर्म की सबसे गंदी प्रथा कौन-सी तुम्हारे पास? सती प्रथा, ठीक है? अगर किसी का हस्बैंड अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी पत्नी को भी सती होना पड़ता है। उसके साथ अग्नि में दाह अपना संस्कार करना पड़ता है। ठीक हो गया। फिर अब देखो, ठीक है? तो इतना चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ दी कि विलियम टेल से, तो विलियम टेल सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आएगा? इसने भूमि बंदोबस्त कराए थे, ये परगने और पट्टी की यहाँ पे प्रशासनिक इकाइयाँ बाँटी थी और इसने अल्मोड़ा जेल की स्थापना करी थी। इसको हम इस कौन-सा वाला शासन कहते हैं? ये सारा तुम्हारे पास किसमें? विलियम टेल में। तो विलियम टेल से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, आप लोगों को उनको एक-एक करके ऐसे क्या करना है कि पॉइंट वाइज़ पॉइंट बढ़ाना है, ठीक है? फिर उसको रिवीजन करते रहना है, ठीक है? और अगले देखो जब 1836 तक कौन रहते तुम्हारे पास? 1836 कौन है 35 तक? जॉर्ज विलियम टेल कौन रहेंगे? जॉर्ज विलियम टेल और उस बीच में एक कार्यवाहक कौन से? कार्यवाहक, ठीक है? पूर्णकालिक नहीं मतलब कि कार्यवाहक मतलब कि कुछ समय के लिए जब तक वहाँ पे कोई आ नहीं जाता है, तब तक एक कार्यवाहक के तौर पर तुम्हारे पास कौन थे? मोज़ले स्मिथ कौन थे? मोज़ले स्मिथ थे। अब देखो इनको हमको कार्य मतलब कि कमिश्नरों में ऐड नहीं करना है क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? कार्यवाहक है। बशर्ते विलियम टेल भी कभी न कभी तुम्हारे पास क्या थे? सहायक के थे। लेकिन बाद में वो तुम्हारे पास कमिश्नर बनते हैं, इसलिए हम उसको दूसरे नंबर पर काउंट करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि मोज़ले स्मिथ को हम क्या नहीं करते हैं? काउंट नहीं करते हैं, इसलिए तीसरे तुम्हारे पास कौन आएँगे? जॉर्ज गोबान। जॉर्ज गोबान का कार्यकाल है 1836 से लेकर 1838 था और इसके लिए अब इनको यहाँ पे अनुभव विहीन तुम्हारे पास कमिश्नर होने का यहाँ पे दर्जा मिला, ठीक है? क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या थे यहाँ पे एक अनुभवहीन देखो ज़रूरी नहीं कि कोई भी तुम्हारा प्रशासक आएगा इतने बड़े क्षेत्र में तुम्हारे पास नॉन रेगुलेटिंग एरिया में शासन करना कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी, जो कि इनको प्रथाओं से मतलब कि वहाँ पे लोग पीड़ित थे, ठीक है? तो इसलिए सब इसको एक यहाँ पे अनुभवहीन का वो करना पड़ा। इसकी सहायता के लिए इसलिए यहाँ पे एक वरिष्ठ सदस्य आते हैं तुम्हारे पास, उसका नाम तुम्हारे पास रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड क्या था? रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये अभी आया नहीं आज तक क्वेश्चन में लेकिन आ सकता है कि तुम्हारा जॉर्ज गोबान थे, उनकी सलाह के लिए तुम्हारे पास जो एक सदस्यीय यहाँ पे वरिष्ठ सदस्य थे, वो तुम्हारे पास कौन थे? रॉबर्ट मार्टिस बर्ड थे, ठीक है? ठीक है। अब जॉर्ज गोमान क्या-क्या काम करते हैं? कुछ जानने के क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल का कार्यकाल है। कितना साल का है? 2 साल का कार्यकाल है। 38 में इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, ठीक है? तो 1837 में इन्होंने सदर अमीन का पद यहाँ पे सृजित किया था। किसका पद? सदर अमीन का मतलब कि जो लेखा-जोखा करते हैं तुम्हारे किसका? ज़मीन का, उस समय क्या कहते हैं? सदर अमीन। फिर 1837 में इन्होंने पुलिस थाना देखो अभी तक जेल की स्थापना हो रही है। क्या हो रही है? जेल की मतलब कि कोई अपराध करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा देखना है आपको एक जेल और एक थाना, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? एक तुम्हारे पास है जेल, क्या है? जेल। जेलों की स्थापना मैंने कहा था कि 1816 में कितने में? जेल की स्थापना कब हुई थी विलियम टेल द्वारा? 1816 में। अब जेल मतलब कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसे हम कहाँ डालते हैं? जेल में। लेकिन यहाँ पे ना कोई कोर्ट है, ना अपील है, ना वकील है। सीधा अगर मतलब कि किसने? जो विलियम टेल है, कौन है? विलियम टेल। यहाँ पे थोड़ा आप एक चीज़ और याद करना जो तुम्हारे पास विलियम टेल थे, इन्होंने अपने क्षेत्र में अब देखो पूरा का पूरा मतलब कि सुनवाई तो विलियम टेल करेगा नहीं इतने बड़े क्षेत्र में, इसने क्षेत्र में तुम्हारे पास मतलब कि एक न्याय करने के लिए क्या करने के लिए?
न्याय करने के लिए एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की थी। क्या कर दी? न्यायिक अधिकारी की तुम्हारे पास क्या कर दी? नियुक्ति करी थी 1829 में। कितने में? 1829 में। और उसे कहते हैं मुंसिफ। क्या कहते हैं? मुंसिफ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मुंसिफ। तो मुंसिफ एक तुम्हारे पास एक न्यायिक अधिकारी हुआ करता था, जिसको कि विलियम टेल ने यहाँ पे नियुक्त किया था। अब देखो जेल क्या है? अब सपोज अगर किसी ने कोई अपराध किया, मुंसिफ ने उसको करार दे दिया कि इसने क्या करा? अपराध किया, तो उसे सीधे तुम्हारे पास कहाँ डालते थे? जेल में डालते थे। अब देखो ये प्रोसेस अभी तक तो मुंसिफ कर रहा है हर जगह जा करके, ठीक है? लेकिन कहीं तो मुंसिफ हर टाइम तो तुम्हारे पास मुंसिफ यहाँ पे तुम्हारे पास क्या नहीं होगा? उपलब्ध नहीं होगा। हर टाइम पे तो उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए ये अपने अपने क्षेत्र में जो तुम्हारे पास गोबान है, जॉर्ज गोबान है, वो तुम्हारे पास पुलिस स्टेशन किसकी? पुलिस स्टेशन की यहाँ पे तुम्हारे पास क्या करता है? स्थापना करता है, जिसे हम पुलिस थाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलिस स्टेशन या थाना, जहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं, जहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है, तो उसके हम क्या कहते हैं? पुलिस स्टेशन कहते हैं, पुलिस थाना कहते हैं। और वो तुम्हारे पास कब हुआ था? 1837 में। कब हुआ था? 1837 में तुम्हारे पास। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। और 1843 में नैनीताल में। 1843 में कहाँ हुआ था? नैनीताल में पुलिस थाने की स्थापना होती है। और एक तुम्हारे पास यहाँ पर कि इसने बाल बाल क्रय विक्रय पर, किस पे? बाल क्रय विक्रय पर जॉर्ज गोबान ने पूर्ण रूप से तुम्हारे पास क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था, जिसको कि तुम्हारे पास एडवर्ड गार्डन ने भी यहाँ पे प्रयास किया था। थोड़ा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आपको देखना है कि जो तुम्हारे पास गोबान के बाद आते हैं, जॉर्ज गोबान के बाद दूसरे कमिश्नर आते हैं कुमाऊं में बन के, वो तुम्हारे पास कौन आते हैं? जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन। कौन आते हैं? जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन आते हैं। वो तुम्हारे पास से चौथे नंबर पे, ठीक है? कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे, ठीक है? अब ये सबसे पहले जो यहाँ पे प्रशासनिक काम करते हैं, ये सबसे पहले यहाँ पे 1839 में, अब जैसे तुम्हारे पास कुमाऊं है, ये पूरा ब्रिटिश का है, ये तुम्हारा है पूरा ब्रिटिश कमिश्नर है, ठीक है? कुमाऊं कमिश्नर जिसे कहते हैं। इसमें अभी तक तुम्हारे पास प्रशासन तुम्हारे पास कहाँ हो रहा था? एक तुम्हारे पास ब्रिटिश का कहाँ हो रहा था? ब्रिटिश राज में। एक तुम्हारे पास कुमाऊं कमिश्नर कहाँ पे? कुमाऊं में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? कुमाऊं में हो रहा था, ठीक है? और कुमाऊं में इन पूरे के पूरे इनका एक ही तुम्हारे पास जो कार्यालय था, वो तुम्हारे पास कहाँ था? नैनीताल। कहाँ था? सॉरी, अल्मोड़ा में। कहाँ था? अल्मोड़ा। अभी अभी तक आप लोग देख रहे हो कि अभी तक नैनीताल कहीं नहीं आ रहा है। नैनीताल, क्योंकि अभी तक नैनीताल की खोज नहीं हो रखी है। नैनीताल की खोज नहीं हो रही है, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी कार्यालय थे तुम्हारे पास कहाँ थे? अल्मोड़ा में हुआ करते थे। अब यहाँ पे देखो, जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन 1838 से 1848 तक रहते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे 2 जिलों का निर्माण करते हैं। प्रशासन को अच्छे से सुचारू रूप से करने के लिए इस पूरे के पूरे कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों में बांटते हैं। पहले को हम कहते हैं गढ़वाल। क्या कहते हैं? गढ़वाल जिला। क्या कहते हैं? गढ़वाल जिला। और एक को हम कहते हैं कुमाऊं जिला। क्या कहते हैं? कुमाऊं जिला। और गढ़वाल जिले का मुख्यालय तुम्हारा हेडक्वार्टर तुम्हारा कहाँ है? पौड़ी। कहाँ है? पौड़ी। अभी भी आप लोग देखेंगे तुम्हारे पास पौड़ी गढ़वाल बोलते हैं ना, गढ़वाल, क्योंकि तुम्हारे पास कौन सा जिला था पहले? गढ़वाल जिला, ठीक है? और कुमाऊं जिले का हेडक्वार्टर तुम्हारे पास कहाँ था? अल्मोड़ा। कहाँ है? अल्मोड़ा में। अब यहाँ पे 2 जिले बन गए, दो जिले बन गए, ठीक है? अब जो तुम्हारे पास कुमाऊं जिला है, ये तुम्हारे पास कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और लेकिन बाद में आपको याद रखना कि 1855 में, कहाँ पे? 1855 में इसके कार्यालय की राजधानी जो हेडक्वार्टर है तुम्हारे पास कहाँ स्थानांतरित करते हैं? नैनीताल में करते हैं 1855 ईस्वी में, ठीक है? ठीक हो गया। यहाँ पे द्वितीय ने इसने यहाँ पे 2 जिलों का निर्माण किया था, गढ़वाल जिला और कुमाऊं जिला। इसका हेडक्वार्टर तुम्हारा पौड़ी में है, और इसका हेडक्वार्टर तुम्हारे पास कहाँ था? अल्मोड़ा में। कहाँ है? अल्मोड़ा में, ठीक है? अब दूसरी बात, इसने यहाँ पे भूमि बंदोबस्त के लिए तुम्हारे पास हैलिट बेटन नामक अधिकारी को, किसको? हैलिट बेटन को बुलाया था। किसके लिए? भूमि बंदोबस्त के लिए बुलाया था। और बेटन यहाँ पे आप लोग यहाँ रखते हैं कि यहाँ पे जो भूमि बंदोबस्त करता है 1840 में। कितने में करता है? 1840 में तुम्हारे पास करता है गढ़वाल में। कहाँ करता है? गढ़वाल जिले में। गढ़वाल जिले में करता है। और 1844 में 4 साल बाद तुम्हारे पास कहाँ करते हैं? कुमाऊं, जिसे हम क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है। अब जो इन्होंने ये बंदोबस्त किया था 1840 में, ये इन्होंने किया था खसरा। क्या किया था? खसरा सर्वेक्षण पद्धति के द्वारा। खसरा मतलब खेत को बोलते हैं, ठीक है? किसके बोलते हैं हम? खेत को, ठीक है? खेत का नाप करके पूरा का पूरा एक वैज्ञानिक तरीके से कहते हैं उन्होंने, और उसे हम कहते हैं खसरा सर्वेक्षण पद्धति, ठीक है? कि कहाँ से कितना तुम्हारा रेवेन्यू आएगा, क्या आएगा, उसकी इन्होंने इसका प्रयोग किया था। और ये तुम्हारे पास 1840 में गढ़वाल में किया था, और 1844 में कहाँ किया था? कुमाऊं में किया था। और ये जो तुम्हारे पास ये पद्धति की थी इन्होंने, ये अगले 20 वर्षों तक, कितने वर्ष तक? 20 सालों तक किया था। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? 20 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। 20 साला
बंदोबस्त कहते हैं। अगर आता है कि पेपर में कि बेसाला बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ था, तो लुसिंगटन के शासनकाल में हुआ था। अब किसने किया था तुम्हारे पास, हैलिट बेटन ने, जो कि अब आने वाले हमारे दूसरे क्या होंगे, कमिश्नर होंगे। ठीक है, 1848 में इन्होंने डिस्पेंसरी कमेटी की भी यहाँ पे क्या कर दी, स्थापना कर दी। ये आप लोगों को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। और अब देखो 1839 में यहाँ पे नवंबर 1839 में नैनीताल की क्या होती है, यहाँ पे खोज होती है। वो तुम्हारे पास कौन करते हैं, पी बैरन। कौन करते हैं, पी बैरन नामक एक ब्रिटिश यात्री के द्वारा यहाँ पे नैनीताल की खोज होती है। खोज इसका मतलब नहीं कि नैनीताल उससे पहले भी एग्जिट करता होगा, लेकिन उसको मतलब कि यहाँ पे अंग्रेजों को दिखाने का काम किसने किया, तुम्हारे पास पी बैरन ने किया। वो तुम्हारे पास कब किया, 1839 में। और 1855 में इस नैनीताल को इतना डेवलप कर दिया जाता है कि उसको यहाँ पे क्या, तुम्हारे पास यहाँ का हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। कहाँ का, अल्मोड़ा जिले का। ठीक हो गया। और 1842 में इसने नगर पालिका, मसूरी नगर पालिका की भी यहाँ पे स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर आता है कि मसूरी नगर पालिका की स्थापना तुम्हारे पास किसने की थी, तो जॉर्ज लुसिंग गटन ने की थी। ठीक है। और कल हमारा जो अगला रहेगा तुम्हारे पास हैलिट बैटन क्या रहेगा, हैलिट बैटन रहेगा। और उसके बाद तुम्हारे पास कौन रहेगा, हेनरी रैमजी, रैमजी साहब रहेंगे। सर्वाधिक कार्यकाल तक शासन करने वाले कमिश्नर तुम्हारे पास कौन थे, हेनरी रैमजी थे। यहाँ पे एजुकेशन का हब बना देते तुम्हारे पास नैनीताल को। ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे नालियों का निर्माण करते हैं। वो तुम्हारा कल पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं हम। और कल हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों के लिए आज क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कहीं पे आप लोगों को पहले कह चुका हूँ, कहीं पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमको डाउट है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, तो हम आपको दूसरी क्लास में आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आज के लिए जय हिंद।